हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस मैंने यूपी पीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, उसी पैटर्न पर। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं होगी तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी। तो दिया गया है ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम थीसल्स। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड। तो यहाँ पे जो है क्या कैन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है एरर है। जितने भी मॉडल्स होते हैं जैसे कि कैन, कुड, ये सब मॉडल्स होती हैं, और कैन, कुड, शुड, तो इनके साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म अगर आ रही तो यानी कि ये पैसिव वॉइस में होगा। ग्रेप्स कैन नॉट बी हम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर बीच में बी होता ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थीसल्स, तो ये जो है बिल्कुल सही सेंटेंस होता। यानी कि ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड यानी कि अंगूर नहीं इकट्ठा किए जा सकते हैं फ्रॉम थीसल्स। थीसल्स मतलब कांटेदार पौधों से, तो अंगूर कांटेदार पौधों से इकट्ठा नहीं किए जा सकते हैं, ये जो है इसका मीनिंग होगा। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है आपके, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो यहाँ पे भी बताना है कि एरर किस पार्ट में है। दिया गया है मोहन्स आइज रिफ्लेक्ट ए होप फॉर ए बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे बताइए कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोहन्स आइज, क्या ये सही लिखा हुआ है? तो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे एरर है। मोहन फिर अपोस्ट्रोफी इस तरह से लगेगी, क्योंकि मोहन जो है प्रॉपर नाउन है। इस तरह से अपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगती है? जब जो नाउन है वो प्लूरल हो, और मोहन प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पे ये प्लूरल नहीं बन सकता मोहन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मोहन्स आइज, मोहन की आंखें, इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ये जो है बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? तो आप कहेंगे पहले पार्ट में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों, अब दिया गया है ही वेंट टू मुंबई विथ ए व्यू टू सिक्योर ए जॉब। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है कहाँ पे एरर है बताना है। ही वेंट टू मुंबई विद ए व्यू टू सिक्योर ए जॉब, तो क्या यहाँ पे टू के बाद सिक्योर होगा? तो दोस्तों, यहाँ पे देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर है, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी जो है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, और इसी तरह से जो है विथ ए व्यू टू होता है। विथ ए व्यू टू के बाद जो है जो भी वर्ब आएगी उसकी जो है आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे टू सिक्योरिंग होगा, सिक्योर की बजाय क्या होगा? सिक्योरिंग। इसी तरह से और भी होती हैं कुछ वर्ब्स, जैसे कि टेक टू, टेक टू के बाद जो भी वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। और एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू के बाद जो भी वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। या जो है यूज टू, तो ये जो है कुछ वर्ब्स हैं, लुक फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, टेक टू, एडिक्टेड टू, यूज टू, तो इनके साथ जो है वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है इनके बाद, भले ही टू लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिंग जो है राइट आंसर होगा। तो किस पार्ट में गलती है? सी, यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है द हेड मास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पे जो है बताइए किस पार्ट में एरर है। द हेड मास्टर विथ ऑल हिज सीनियर टीचर्स, क्या यहाँ पे हैव सही है? तो दोस्तों, यहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, क्योंकि जो है अगर दो नाउन्स कभी आपको दिख जाए इनके साथ जुड़ी हुई, जैसे कि एज वेल एज के साथ, एज वेल एज के साथ, या जो है विथ के साथ, या जो है टुगेदर विथ के साथ, टुगेदर विथ के साथ, या अलोंग विथ के साथ, अलोंग विथ के साथ, या जो है बिसाइड्स के साथ, बिसाइड्स
के साथ या इन एडिशन टू के साथ, इन एडिशन टू के साथ, इनके साथ जब दो नाउन जुड़ी हो तो हमेशा जो है जो पहली नाउन है उसके अनुसार वर्ब आएगी। तो यहाँ पे जो है द हेडमास्टर और ऑल हिज सीनियर टीचर्स, ये जो है दो नाउन्स जुड़े हैं विद के साथ, तो यहाँ पे जो है जो वर्ब आएगी वो पहले के अनुसार आएगी। द हेडमास्टर, तो ये जो है सिंगुलर है तो इसके अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। ठीक है, हैज़ कम टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, बी, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे दिया गया है द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विद हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे एरर बताइए कहाँ पे है। तो द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट, यहाँ पे विथ है तो विथ नहीं होगा, यहाँ पे एडजेसेंट के साथ हमेशा टू आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा एडजेसेंट या जो है नेक्स्ट या जो है अपोजिट या जो है क्लोज, क्लोज मतलब नज़दीक के सेंस में जब हो तब, क्लोज मतलब एक बंद होता है तो वहाँ पे जो है प्रीपोजिशन नहीं आती है। यहाँ पे क्लोज जब नज़दीक के सेंस में हो तो इनके साथ हमेशा जो है प्रीपोजिशन क्या आती है, टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विथ नहीं होगा, टू होगा। द टीचर सैड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट टू हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन में है, यहाँ पे एरर है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे अब इस सेंटेंस में एक खाली जगह दी गई है जहाँ पे जो है ऑप्शन में से सबसे सही वर्ड आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे दिया गया है आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई सॉ हिम। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, आफ्टर या बट या एंड या व्हेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्हेन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फिल करेंगे तो जो है सही सेंस बनेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज, मैं मुश्किल से उसको पहचान सका, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है मिस्टर मुर्गन हैज़ बीन इन दिस कॉलेज डैश 2010। तो दोस्तों यहाँ पे हैज़ बीन आ गया और यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और उसमें जो है टाइम के लिए जो है सिंस या फॉर आएगा, सिंस या फॉर आएगा, आफ्टर या बिफोर यहाँ पे नहीं होगा। मिस्टर मुर्गन हैज़ बीन इन दिस कॉलेज, यहाँ पे अब बताइए सिंस होगा या फॉर होगा। तो दोस्तों जब भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब टाइम के किसी एक बिंदु से, तो वहाँ पे जो है सिंस लगता है। और टाइम पीरियड दिया गया होता है, टाइम पीरियड जैसे कि 2 साल से, 5 साल से, 2 महीने से, 2 हफ्ते से, तो यहाँ पे जो है एक टाइम पीरियड दिया गया है मतलब इतने समय से, तो वहाँ पे फॉर लगता है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है जैसे कि संडे से, मंडे से, या 2010 से, या जनवरी से, फरवरी से, या किसी डेट से, तो वहाँ पे फिर जो है सिंस लगता है। तो यहाँ पे जो है क्या लगेगा, 2010 दिया गया है तो ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा और इसके लिए सिंस लगेगा, सिंस। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है वी अटेंड ए डैश डिस्कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बताइए क्या होगा, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक। और यहाँ पे स्पिरिचुअस मतलब होता है, आपको पता होगा स्पिरिट मतलब आत्मा होता है और स्पिरिट मतलब जो है अल्कोहल भी होता है, शराब भी होता है। तो स्पिरिचुअस मतलब हो जाता है अल्कोहल से भरा हुआ। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिकता, और स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक रूप से। तो यहाँ पे जो है सबसे सही आंसर क्या होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। वी अटेंड ए स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, यानी कि हम अटेंड करते हैं यानी उपस्थित होते हैं एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स मतलब प्रवचन, एक स्पिरिचुअल प्रवचन में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द वैली इज नोन फॉर इट्स डैश ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, लग्जूरियस, लग्जरी, लग्जूरियंट या लग्जूरियसली। तो दोस्तों लग्जूरियस का मतलब क्या होता है, विलासितापूर्ण, विलासितापूर्ण।
तो ये तो होगा नहीं। लग्जरी मतलब क्या होता है? विलासिता, ये भी नहीं होगा। लग्जूरियंट का मतलब होता है प्रचुर, तो दोस्तों यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है लग्जूरियंट। द वैली इज नोन फॉर इट्स लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जो घाटी है वो जानी जाती है अपने लग्जूरियंट मतलब प्रचुर, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मतलब वनस्पति की ग्रोथ के लिए, अपनी प्रचुर वनस्पति ग्रोथ के लिए जानी जाती है ये घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लग्जूरियंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया है सत्यजीत रेस फिल्स डैश ऑल बैरियर्स ऑफ कास्ट क्रीड एंड रिलीजन दे आर यूनिवर्सल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बताइए क्या होगा? ट्रांसेंड या ट्रांसेंड्स या ट्रांसेंड या ट्रांसेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों ट्रांसेंड का मीनिंग होता है पार करती है, पार करना। ठीक है, पार करना जो है ट्रांसेंड का मीनिंग होता है। तो यानी कि सत्यजीत रे की जो फिल्में हैं वो पार कर जाती हैं ऑल बैरियर्स, सभी बाधाओं को, ऑफ कास्ट जाति की, क्रीड मतलब की जो है पंथ की, एंड रिलीजन मतलब धर्म की। सत्यजीत रे की फिल्में सभी बाधाओं को पार कर जाती हैं, जाति और पंथ और धर्म की। तो यहाँ पे जो है ये इसका राइट आंसर है। ट्रांसेंड्स क्यों नहीं होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो है फिल्म्स ये प्लूरल है, इसलिए जो है इसके साथ जो है ट्रांसेंड लगेगा। सिंगुलर होता तो जो है ट्रांसेंड्स लग जाता, और यहाँ पे ट्रांसेंड दिया गया है तो यहाँ पे स्पेलिंग नहीं सही है, और यहाँ पे भी। तो ये जो है इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है इसका नियरली सिमिलर मीनिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो एल्योर, एल्योर का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना, या जो है लुभाना, लुभाना, या जो है फुसलाना, इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सटोल की बात करें तो एक्सटोल का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना जो है, तो ये जो है नहीं होगा। एक्साइट का मतलब क्या होता है? एक्साइट का मतलब उत्तेजित करना होता है, तो ये भी नहीं होगा। उत्तेजित करना भी नहीं होगा। एंटाइज जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। एंटाइज का मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों एंटाइज का मीनिंग होता है फुसलाना या लुभाना, फुसलाना या जो है लुभाना, इसका मीनिंग होता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे दिया गया है एलिसिट। तो दोस्तों एलिसिट का मीनिंग क्या होता है? किसी से कोई जानकारी उगलवाना, या हम कह सकते हैं प्रकाश में लाना, किसी जानकारी को प्रकाश में लाना। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी एंटाइस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर। तो दोस्तों यहाँ पे भी सिनोनिम में आपको बताना है किसका? कंडोन का। कंडोन का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है किसी गलत चीज़ को अनदेखा करके उसका सपोर्ट करना। यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी गलत बात को अनदेखा करके उसका सपोर्ट करना, अनदेखा करके उसका सपोर्ट करना, करके सपोर्ट करना। ठीक है, कंडोन का मीनिंग होता है। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ कि ही कंडोन्स वायोलेंस, तो यानी कि वो जो है वायलेंस को सपोर्ट करता है। वायलेंस जो है आपको पता है कि हिंसा है, जो कि गलत बात है, तो इसको जो है अनदेखा करके सपोर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कंडोन का ये मीनिंग होता है। तो यहाँ पे जो है इसका सिमिलर बताना है, तो फॉरगिव मतलब होता है कि छोड़ देना, तो ये तो नहीं होगा, छोड़ देना या माफ़ करना। सपोर्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट करना। और फॉरगेट मतलब जो है भूल जाना होता है, और डिफेंड मतलब रक्षा करना होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे भी आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है किसका? एनोलॉजी का। एनोलॉजी का मतलब क्या होता है? समानता। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिफरेंस मतलब तो अंतर होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। एडिशन मतलब क्या होता है? एडिशन मतलब होता है वृद्धि। किसी चीज़ में अगर कुछ एडिशन होगा तो यानी कि उसमें कुछ वृद्धि होगी।
डिलीशन का मतलब क्या होता है, तो डिलीट मतलब हटाना, तो उसी से बन जाएगा डिलीशन, यानी कि मिटाना या हटाना जो है यही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, तो कंपैरिजन हो जाएगा, क्योंकि तुलना भी जो है कोई समानता होती है दोनों में, तभी जो है कंपेयर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत खूबसूरत है तो उसकी तुलना चांद से कर दी जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, तो कुछ समानता होती है तभी जो है कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो सकता है, कंपैरिजन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है, एंटोनिम। तो प्रैग्मैटिक, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका अपोजिट क्या होगा, इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो ये तो होगा नहीं। वैग्यू मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है। और ऑप्टिमिस्टिक क्या मतलब होता है, आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी। और आइडियलिस्टिक मतलब होता है आदर्शवादी। आदर्शवादी। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रैग्मैटिक का जो है आइडियलिस्टिक ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आदर्शवादी व्यक्ति होता है वो व्यवहारिक नहीं होता है, उसने कुछ अपने आदर्श बनाए होते हैं, उसी पर चलता होता है। और जबकि जो प्रैग्मैटिक होता है वो व्यवहारिक होता है, सभी लोग जैसे चल रहे होते हैं वैसे ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आइडियलिस्टिक। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है यहाँ पे दिया गया है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, और इसका क्या बताना है, अपोजिट। तो यहाँ पे दिया गया है अनर्थ। अनर्थ का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों अनर्थ का मतलब होता है कि खोज निकालना या पता लगाना, पता लगाना। और कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, बनाना होता है, तो ये तो इसका जो है सिमिलर हो जाएगा। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट करना, नष्ट करना, तो यही जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन सी डिमोलिश। रिनोवेट का मतलब क्या होता है, नवीनीकरण करना या नया बनाना, ठीक है। किसी चीज़ को नया बनाते हैं तो उसके लिए रेनोवेट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डिमोलिश। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे भी अपोजिट बताना है, किसका, ग्रीगेरियस का। ग्रीगेरियस का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मीनिंग होता है सामाजिक। कोई व्यक्ति जो सामाजिक होता है या जो है मिलनसार, उसको कहते हैं ग्रीगेरियस। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोशिएबल। तो इसका भी मतलब होता है सामाजिक, तो ये तो जो है सिनोनिम हो जाएगा इसका। और यहाँ पे सोसाइटल, इसका भी मतलब सामाजिक होता है, तो ये भी नहीं होगा। और अनसोशिएबल, तो दोस्तों सोशिएबल का मतलब होता है जो सामाजिक होता है, मिलनसार। और अनसोशिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो मिलनसार नहीं होता है, या जो है हम कह सकते हैं एकांत प्रिय। एकांत प्रिय, असामाजिक नहीं कह सकते हैं, असामाजिक जो है अलग चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो है एकांत प्रिय या जो मिलनसार ना हो, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनसोशिएबल। और सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, सॉलिटरी मतलब एकांत होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया, अनसोशिएबल। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सेंटेंस आपको या तो एक्टिव में दिया होगा या पैसिव में, और एक्टिव होगा तो उसका पैसिव बनाना है, और पैसिव होगा तो उसका एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस दिया गया है वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स, ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कौन सा टेंस है, वेयर डू यू कीप, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो जो है हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम या आर, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। तो यहाँ पे जो है आप देख लीजिए, इसके अलावा जो है जो भी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। वेयर वर आ गया यहाँ पे, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। वेयर हैव भी नहीं होगा। वेयर आर यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे भी, तो वेयर आर द करेंट मैगजीन्स बीइंग केप्ट, बीइंग नहीं आता है, ठीक है। बीइंग तो आपका आता है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसे बनाते हैं तब आता है। यहाँ पे जो है वेयर आर द करेंट मैगजीन्स केप्ट बाई यू, ठीक है। ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स
बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है एक्टिव वॉइस है और इसका पैसिव बनाना है। और टेंस कौन सा है, द वॉचमैन स्विच्ड ऑन, तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका जब पैसिव बनाते हैं तो वाज एवर आता है, वाज एवर, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में सब में रहेगी। तो यहाँ पे इसके अलावा जो ऑप्शंस है उसको आप जो है यहाँ पे एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे पहला ऑप्शन है द लाइट्स वर, तो अभी इसको देखेंगे। द लाइट्स आर, यहाँ पे आर तो नहीं होगा, द लाइट्स वर, और यहाँ बीइंग आ गया तो बीइंग नहीं होगा। और यहाँ पे द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाय द वॉचमैन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और इसके अलावा पहला जो ऑप्शन है इसमें क्या आ रहा है, तो द लाइट्स वर ओनली यहाँ पे दे दिया गया, ओनली नहीं होगा। द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क, और फिर बाद में जो है बाई द वॉचमैन आप जो है बाद में लगा सकते थे, यहाँ पे नहीं लगाया गया है, और पहले भी लगा दिया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाई द वॉचमैन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते थे द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क, और फिर जो है बाद में कर देते बाई द वॉचमैन, तो दोनों सही होता। तो फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है ये पैसिव में है और इसका आपको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो सी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर काइंड डीड, तो दोस्तों पैसिव में विल बी आया है, तो पैसिव में विल बी कब आता है, जब हम एक्टिव फ्यूचर टेंस में होता है, सिंपल फ्यूचर में, उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो विल बी आता है। यानी कि जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस वाला वो सिंपल फ्यूचर में होगा, यानी कि उसमें केवल विल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बाकी ऑप्शन को जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विल हैव आ गया तो ये नहीं होगा, विल बी आ गया यहाँ पे ये भी नहीं होगा, विल हैव बीन आ गया। तो इस तरह से आसानी से एलिमिनेट करके आप जो है सही आंसर तक बिल्कुल ज़्यादा बिना मेहनत किए पहुँच सकते हैं। हर काइंड डीड विल रिवार्ड हर, या फिर आप जो है ये जो ऑप्शन आपको मिला इसको जो है आप पैसिव बनाइए तो कैसे बनेगा। यहाँ पे हर ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पे सी, और यहाँ पे विल है तो विल भी आ जाएगा, सी विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिवार्ड का, हो जाएगा रिवार्डेड, रिवार्डेड। और यहाँ पे हर काइंड डीड ये सब्जेक्ट है और ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो है इसके लिए बाई नहीं लगेगा, फॉर लगेगा, फॉर हर काइंड डीड, काइंड डीड मतलब कि उसके दयालुतापूर्ण कार्य के लिए। सी विल बी रिवार्डेड, वो सम्मानित की जाएगी उसके दयालुतापूर्ण कार्य के लिए, ये जो है इस सेंटेंस का मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। तो दोस्तों इसका जो है पैसिव आपको बनाना है, ये जो है एक्टिव में दिया गया है। तो टेंस यहाँ पे कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हैप्पीनेस है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा जब एक पैसिव बनाएंगे हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज हो जाएगा। और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन बाय गॉड। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। बाकी इसके अलावा अगर ऑप्शन से करते तो यहाँ पे इज बीइंग आ गया है, इसको देखते ही आप एलिमिनेट कर देते। यहाँ पे हैज़ बीन आ गया, यहाँ पे विल भी आ गया, तो जो है आप एलिमिनेट करके बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब यहाँ पे दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम और फ्रेज अंडरलाइंड। तो यहाँ पे जो है फ्रेज दिया गया होगा या ईडियम जो कि अंडरलाइन होगा, उसके लिए जो है आपको सही मीनिंग बताना है ऑप्शन में से। तो टू ड्राइव होम इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर जोर देना। तो यहाँ पे जो है इसका सही मीनिंग क्या होगा, टू फाइंड वंस रूट, किसी की रूट पता करना। टू रिटर्न टू द प्लेस ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट की जगह पे मतलब आराम वाली जगह पे लौटना वापस, ये भी नहीं होगा। बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना, ये भी नहीं होगा। टू एम्फेसाइज, तो यही इसका राइट आंसर होगा, टू एम्फेसाइज मतलब कि जोर देना। एम्फेसाइज का मतलब भी क्या होता है, जोर देना, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्राई वोल्फ। तो दोस्तों ये जो इडियम है टू क्राई वोल्फ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है झूठा हौवा खड़ा करना।
मतलब झूठ मूठ का शोर मचाना, झूठा हवा खड़ा करना, ये जो है इसका मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग आप ऑप्शन में से बताइए क्या होगा। टू लिसन ईगरली, मतलब उत्सुकता से सुनना, तो ये तो नहीं होगा। टू गिव फॉल्स अलार्म, तो यही इसका राइट आंसर होगा। टू गिव फॉल्स अलार्म मतलब भी क्या होता है, झूठे शोर मचाना, ठीक है, मतलब झूठ मूठ का हवा खड़ा करना, इसका भी मीनिंग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टू टर्न पेल दिया गया है, मतलब कि पीला पड़ जाना। टू कीप ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब क्या होता है, भुखमरी, भुखमरी दूर करना है, इसका मीनिंग होगा। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 होना जो है इसका मतलब होता है 70 साल से ज़्यादा होना, 70 साल से अधिक होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब इसका आप आसानी से आंसर बता पाएंगे ऑप्शन से। दिया गया है पहला ऑप्शन मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड, तो बिल्कुल यही इसका राइट आंसर होगा, मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मीनिंग बताना है। एन एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब क्या होता है, इसका अगर हिंदी में मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब निकालना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अ प्राइवेट एंड टू सर्व, तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा। अ प्राइवेट एंड टू सर्व मतलब सेवा का जो भाव है वो अपने तक सीमित होना, अ प्राइवेट एंड टू सर्व, तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन दिया गया है टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जगाने में असफल होना। टू हैव नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट ना होना। टू वर्क ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से काम करना, तो यहाँ पे जो है यही इसका राइट आंसर हो सकता है, ए प्राइवेट एंड टू सर्व। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे सेंटेंस आपको या तो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया होगा या इनडायरेक्ट में, और उसका जो है आपको बनाना है। अगर डायरेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट बनाना है, और इनडायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो दिया गया है द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, और इसका डायरेक्ट क्या होगा ऑप्शन से देख करके बताना है आपको। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है आई हैड बीन, आई हैड बीन दिया गया है, तो यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें वाज या वर जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए यहाँ पे वर आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों को, और यहाँ पे जो है वर यू आ गया। तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होती है तो एक तो कंडीशन होती है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो जब हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है तब जो है जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इफ़ या वेदर आता है, इफ़ या वेदर आता है। और जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो जो है वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो यानी कि ये नहीं होगा। अगर ये होता वर होता तो यहाँ पे इफ़ या वेदर आता वाई की जगह पे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये चौथा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन ही सही है। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। या फिर आप जो है ऑप्शन को, ये जैसे डायरेक्ट है इसका इनडायरेक्ट आप बना करके देख लीजिए, उससे भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। द टीचर आस्क्ड मी, तो यहाँ पे जो है इसका जो है यही हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी। फिर जो है क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा व्हाई, और फिर वर यू, तो यू का जो है क्या होगा, यू ये सेकंड पर्सन है और ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यानी कि यू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, तो उसके अनुसार आई हो जाएगा। और फिर जो है वर का क्या हो जाएगा, आई के अनुसार वाज आ जाएगा, ठीक है। आई वॉज, वाई आई वॉज एब्सेंट, और यस्टरडे का क्या बन जाएगा, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाज आप लगा सकते थे या हैड बीन लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हैड बीन आ सकता है या वाज आ सकता है, दोनों यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द बॉयज रेस्पेक्टफुली विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग। लड़कों ने अपने टीचर को रेस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग विश किया। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग सैड द बॉयज टू द टीचर। लड़कों ने जो है गुड मॉर्निंग कहा टीचर से, तो क्या ये सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेस्पेक्टफुली वर्ड आ रहा है
इसमें इस सेंटेंस में कोई वर्ड इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में देखेंगे गुड मॉर्निंग सैड द बॉयज टू द टीचर, ये भी नहीं होगा। और फिर यहाँ पे दिया गया है गुड मॉर्निंग मैडम सैड द बॉयज टू द टीचर, तो यहाँ पे जो है टू देयर टीचर होना चाहिए था, टू द टीचर दिया गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन डी गुड मॉर्निंग मैडम सैड द बॉयज टू देयर टीचर, ठीक है, ये बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैडम कह रहे हैं तो यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है रेस्पेक्टफुली, इसको ये मैडम वर्ड जो है ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैडम सैड द बॉयज टू देयर टीचर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सी सैड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका इनडायरेक्ट बनाना है, ये डायरेक्ट स्पीच है। सी सैड आई एम सॉरी यहाँ पे दिया गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है वर्ब आएगी, सी सैड नहीं होगा, सी यहाँ पे अपोलोजाइज्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी अपोलोजाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें दिया गया है सी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट सी वॉज सॉरी एंड सी विल नॉट बी एबल टू सबमिट दोज पेपर, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अपोलोजाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने जो है सॉरी बोलते हुए कहा है, तो सी अपोलोजाइज्ड हो जाएगा। और यहाँ पे सी सैड दैट है, तो ये जो है ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सी सैड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग कैन आई गेट यू समथिंग। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है, तो इसको जो है ऑप्शन से ही देखते हैं। सी सैड टू मी, तो सी सैड तो सब में आ रहा है, सी सैड। आई एम गोइंग शॉपिंग, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए आई है, आई किसके अनुसार चेंज होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सी जो है बन जाएगा, आई का सी हो जाएगा, तो सी आ गया। और यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट टेंस में हो जाएगी, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे सी के लिए वाज आ जाएगा, सी वाज गोइंग शॉपिंग, यहाँ तक तो ठीक है। फिर दिया गया एंड सैड, तो यहाँ पहली बात तो वो बता रही है सी सैड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग, यहाँ पे बता रही है मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन दोबारा जो है अगला जो सेंटेंस है उसमें पूछ रही है, तो यहाँ पे एंड आस्क्ड आना चाहिए था, कैन आई गेट यू समथिंग, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले सकती हूँ, तो यहाँ पे पूछ रही है इसलिए आस्क्ड आएगा, सैड नहीं आएगा, तो ये जो है गलत हो जाएगा। फिर अगला है सी सैड सी वॉज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ आई वॉन्टेड समथिंग, तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका कैन आई गेट यू समथिंग, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ले सकती हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गया है, आई वॉन्टेड समथिंग इफ़ आई वॉन्टेड समथिंग, तो ये जो है ये भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन में देखेंगे सी सैड सी वॉज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड, और पूछा इफ़ सी कुड, कि अगर वो जो है ले सकती है, यहाँ पे आई का बन जाएगा सी, तो सी हो गया। कुड गेट, वो ले सकती है, यहाँ पे कैन का बन जाएगा कुड, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मी आ जाएगा, यू की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। यू जो है सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि मी के अनुसार, तो यहाँ पे मी आ गया, तो ये भी सही है। समथिंग, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यहाँ पे डी में देखेंगे तो सी सैड सी इज गोइंग, ई जा रहा है यहाँ पे, पहले ही गलत हो गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, तो दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें यहाँ पे ये जो सेंटेंस के 6 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, और पहला और छठवां पार्ट अपनी जगह पे सही है, और बाकी जो है पी क्यू आर एस, ये 4 पार्ट हैं बीच में, ये इधर उधर करके लिखे गए हैं, इनको सही से अरेंज करना है ताकि जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस ये बन सके, और फिर जो है उसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मीनिंग सबकी आपको बता देता हूँ, सारे सेंटेंस की। दिया गया है अ फ्यू वर्कमैन केम टू कट डाउन द ट्री, कुछ वर्कमैन मतलब काम करने वाले लोग, केम टू कट डाउन द ट्री, पेड़ को काटने के लिए आए। इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, उन्हें जो है पूरा सुबह लग गया। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स, उनको नहीं पता था कि रूट्स के साथ क्या करना है, मतलब जड़ों के साथ क्या करना है। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू कट डाउन सच ए ह्यूज ट्री, इतने बड़े पेड़ को काटना आसान नहीं था, आसान काम नहीं था। दे डिसाइडेड दैट द रूट्स हैड टू बी डग आउट, उन्होंने डिसाइड किया कि जो रूट्स हैं, जड़ों हैं, उनको खोद दिया जाए। एट लीस्ट ट्री वॉज लाइंग इन द ग्राउंड, यहाँ पे एट लास्ट होना चाहिए था, एट लास्ट मतलब अंत में जो पेड़ है वो नीचे पड़ा था ज़मीन में। तो दोस्तों यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या होगा, अ फ्यू वर्कमैन केम टू
कट डाउन द ट्री, ये तो रहेगा ही सबसे पहले। कुछ लोग जो है पेड़ काटने के लिए आए। और फिर इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, तो दोस्तों इसके बाद हम ले सकते हैं ये आर वाला। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू कट डाउन सच ए ह्यूज ट्री, मतलब इस पेड़ को काटना जो है आसान काम नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद हमने आर को ले लिया। और इसके बाद जो है हम ले सकते हैं पी को। इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, उनको जो है क्योंकि कठिन था काफ़ी, तो इसलिए जो है उनको पूरा सुबह लग गया। इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, उनको जो है सबको पूरी सुबह लग गई। तो यहाँ आर के बाद पी हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है हम ले सकते हैं क्यू को। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स, उन्हें ये नहीं पता था कि रूट्स का क्या करें। तो यहाँ पे उसके बाद क्यू लेंगे और फिर जो है एस आ जाएगा। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चित किया, मतलब डिसाइड किया। द रूट्स हैड टू बी डग आउट, कि रूट्स को जो है खोद दिया जाए, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और ऐसा करने के बाद लास्ट में क्या हुआ कि वो जो पेड़ था, ट्री वॉज लाइंग इन द ग्राउंड, वो पेड़ जो है ज़मीन में पड़ा था। तो यहाँ पे सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अब यहाँ पे भी आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो दिया गया है, अ मॉब वेंट बरसर्क एट आरजीकर हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे। मॉब मतलब भीड़, वेंट बरसर्क मतलब हिंसक हो गई। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंसक हो गई एट आरजीकर हॉस्पिटल, आरजीकर हॉस्पिटल में फ्राइडे को। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया, द एजिटेटर्स आल्सो स्मैश्ड इक्विपमेंट्स एंड विंडोज ऑफ द हॉस्पिटल। एजिटेटर्स मतलब जो है क्या हो जाता है, जो प्रदर्शनकारियों ने क्या कर दिया, तोड़ डाला इक्विपमेंट और विंडोज वगैरह हॉस्पिटल की, वो तोड़ डाला उन्होंने। द बॉय हैड डाइड ऑन ऑपरेटिंग टेबल सून आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड एनेस्थीसिया। एक लड़का था जो कि मर गया था ऑन द ऑपरेटिंग टेबल पर। इसके बाद एडमिनिस्टर्ड एनेस्थीसिया देने के बाद जो है वो लड़का मर गया था। और फिर यहाँ पे आर जो दिया गया है, इसका मीनिंग क्या होगा, दिस हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ ए 15-year-old बॉय। ये हुआ 15 साल के एक लड़के की डेथ के बाद। और फिर दिया गया है, द विक्टिम्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स क्लैश्ड विद द पुलिस। जो विक्टिम के रिलेटिव्स और नेबर्स मतलब पड़ोसी थे, क्लैश मतलब कि जो है क्लैश कर लिए मतलब कि जो है भिड़ गए, विद द पुलिस से उनकी झड़प हो गई। और फिर जो है इसका मीनिंग क्या होगा, वर्क एट द हॉस्पिटल स्टॉप्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और उसके बाद जो है पूरे दिन के लिए हॉस्पिटल क्या हो गया, बंद रहा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले ए मॉब वेंट बरसर्क एट आरजीकर हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे, इसको तो पहले लेना ही है, यानी कि भीड़ जो है अनियंत्रित होकर के बेकाबू हो गई, हिंसक हो गई आरजीकर हॉस्पिटल में फ्राइडे को। और इसके बाद जो है हम ले सकते हैं यहाँ पे आर को। दिस हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ ए 15-year-old बॉय। ऐसा हुआ एक 15 साल के लड़के की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो आर हो जाएगा इसके बाद। और फिर जो है इसके बाद जो है हम ले सकते हैं क्यू। द बॉय हैड डाइड, लड़का जो है मर गया था ऑन द ऑपरेटिंग टेबल पर सून आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया देने के बाद जो है वो मर गया था। तो यहाँ पे जो है इसके बाद क्यू को हमने ले लिया। और फिर जो है इसके बाद जो है हम ले सकते हैं एस। द विक्टिम रिलेटिव्स एंड नेबर्स क्लैश्ड विद द पुलिस। जो विक्टिम के रिश्तेदार थे और पड़ोसी थे, उनकी पुलिस से क्या हो गई, झड़प हो गई। आर क्यू एस। और उसके बाद जो है पी ले सकते हैं, द एजिटेटर्स आल्सो स्मैश्ड इक्विपमेंट्स एंड विंडोज ऑफ द हॉस्पिटल। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने क्या किया, झड़प के बाद ही जो है उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया विंडोज़, जो खिड़कियां थी और जो इक्विपमेंट्स थे हॉस्पिटल के, उनको क्या करा, तोड़ डाला। तो यहाँ पे इसके बाद पी आ जाएगा। और फिर जो है वर्क एट हॉस्पिटल स्टॉप्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। हॉस्पिटल का जो काम काज रहा वो बंद हो गया, मतलब ठप रहा रेस्ट ऑफ द डे, मतलब उसके बाद। तो यहाँ पे जो है आर क्यू एस पी, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आर क्यू एस पी, सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।